घ्राणेन्द्रिय के द्वारा, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा पुष्प का प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है? प्रत्यक्ष यहाँ पर किस चीज को कह रहे हैं, वो बड़ी बात है। किस चीज को क्या बताया नहीं? प्रत्यक्ष का लक्षण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। हाँ, पुष्प का प्रत्यक्ष होता है घ्राणेन्द्रिय के द्वारा। ये कल आपको बताया था कि द्रव्य का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य केवल 3 इंद्रिय में है, त्वगेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और मन। अब वो मन तो केवल आत्मा का प्रत्यक्ष करता है तो अंदर ही, बाकी बाह्य द्रव्य का प्रत्यक्ष करने का जो सामर्थ्य है तो वह 2 इंद्रियों में है, एक चक्षुरेंद्रिय और त्वगेंद्रिय। पुष्प का प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय से नहीं होता है, पुष्प का प्रत्यक्ष श्रोत्र इंद्रिय से नहीं होता है, और पुष्प का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से नहीं होता है। पुष्प का प्रत्यक्ष होगा त्वगेंद्रिय से या चक्षुरेंद्रिय से, और कोई इंद्रिय इसमें पुष्प के प्रत्यक्ष में कारण नहीं बन सकती है। हाँ गुलाब का, ठीक है, तो गुलाब में अंधा व्यक्ति है और उसके हाथ में 2-3 फूल दीजिए, तो वो ये तो बता ही देगा कि ये गुलाब है, तो वो अनुमान करेगा वो गंध से। उसका ग्रहण जो हो गया ना, उसके घ्राणेन्द्रिय ने गंध का ग्रहण कर लिया, ठीक है। और गंध के ग्रहण से अब उसको पहले अंधा है तो उसने इससे पहले भी कभी देखा नहीं था गुलाब को, लेकिन उसने बहुत बार ऐसे अनुभव किया है उस गंध का, ये इस पुष्प का गंध होता है, तो उसके पकड़ में अभी अंदर से उसने बिठाया कि इस प्रकार का जो गंध होता है वो गुलाब का होता है, इस प्रकार का गंध और दूसरे पुष्प का, ऐसा ऐसा उसने जो किया है ये कर रखा है। तो उसको जब वो गंध सूंघता है ना, तो ये गुलाब है, ये उस गुलाब का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसको गंध का प्रत्यक्ष होता है। वो अनुमान करता है कि ये गुलाब हो सकता है, और बहुत बार उसका नहीं भी होता है, वो गुलाब के अलावा भी पुष्प रहता है, लेकिन वो गुलाब समझता है उसको। तो गुलाब का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से नहीं होता है उसको। तो कभी नहीं हो, जैसे कई बार हम मोबाइल हाथ में लेते हैं, ठीक है, आपको बताया ना, वो अनुभव के ऊपर होता है, प्राय ज्यादा अभ्यास में होते रहता है। हाँ, आँख ही ज्यादा होती है, और आँख में भी आपको बताया कि ये भी आँख के लिए भी उस बात को आपको बताना पड़ेगा। पहले बच्चे को जैसे अभ्यास कराया है कि ये गाय है, ये बैल है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, तो अब वो देखने से उसके समझ में आ जाता है। तो वैसे त्वगेंद्रिय से भी आ जाता है जो होगा, त्वगेंद्रिय से भी है ना, ये पुस्तक है, ये कंबल है, ये पुष्प है, ये फल है, ये कौन त्वगेंद्रिय प्रत्यक्ष करेगा? कैसे करेगा? तो वो त्वगेंद्रिय का विषय क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? उसके आकार का ज्ञान होना, उसके रूप का ज्ञान होना, ये आप बोलना चाहते हैं? रूप का ज्ञान होना तो वो तो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा होगा। ठीक है। तो उसके जो बाहरी पदार्थ, आकार ही कह दीजिए उसका जो होता है, ठीक है, उसका स्पर्श, उसका जो रहता है ना, कठिन या मृदु है, उष्ण है, ठंडा है, ये त्वगेंद्रिय के द्वारा होगा। और ये जो है अभी इसका आकार जो होता है, इसे देखेंगे तो ये त्वगेंद्रिय के द्वारा इसका ग्रहण, हाँ ये लेखनी है, ये त्वगेंद्रिय के द्वारा होगा। ये सूंघने से नहीं ज्ञान होगा, ये कान में लगाने से नहीं होगा, ये जीवा पर रखने से नहीं होगा। मतलब रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और श्रोत्र इंद्रिय ये इसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकती है। इसमें मान लीजिए कोई गंध नहीं है, इसका आकार था ठीक ठाक, तो आपने आकार से ही बात पहचान लिया, तो आकार इसका जो गुण, उसका गुण है ना, पेन का लिखने के गुण ही ना आकार है। नहीं, ये तो इसका स्वरूप होगा ना, ये पूरा लेखनी में रहने वाला एक गुण कोई रहेगा, उसका परिमाण जो होता है, परिमाण उसमें रहने वाला गुण होता है, जो परिणाम वाला पदार्थ है। तो उस परिणाम के द्वारा आप उसको भी जानते हैं ना, उस पदार्थ के, मतलब उस परिणाम का जो आश्रय है। ठीक है। ये तो होता है, ये आपको बताया कि चक्षु के द्वारा संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, इन गुणों का प्रत्यक्ष होता है, और त्वगेंद्रिय के द्वारा भी इनका प्रत्यक्ष होता है। और केवल गुण का नहीं होता है, गुण वाले पदार्थों का भी प्रत्यक्ष होता है इनके द्वारा। तो त्वगेंद्रिय ने केवल परिमाण को नहीं समझा, अब त्वगेंद्रिय में सामर्थ्य है, उसने वो जो परिमाण वाला ये पदार्थ है, इस पदार्थ को भी वो जान लेती है। बस मैं यही बात नहीं बोल रहा हूँ, जब आपने गुलाब को सुना, उस व्यक्ति ने केवल सुगंध को नहीं सुना, उसे ये भी जान लिया कि गुलाब का ही सुगंध है। ये नहीं, सामर्थ्य नहीं उसमें, ये इनका नियम है ना, उसमें इंद्रियों में उस पदार्थ का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य नहीं है जो त्वगेंद्रिय में है। वो त्वगेंद्रिय की जैसी युक्ति आप यहाँ नहीं घटा सकते। मुझे आपने बोला कि अभ्यास के कारण ये मुझे मालूम चला। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये मोबाइल नहीं देखा जीवन में, और आप उसको ये मोबाइल हाथ में पकड़ा दीजिए कि मैं बताओ ये क्या है, वो तो चक्षु से भी नहीं जानेगा ना, फिर ठीक नहीं, तो आँख से भी नहीं जानेगा। तो हमें तो वो है ना, जो चीजें अभ्यास में है, और वो अभ्यास में होने पर भी क्या अन्य इंद्रिय उसको जान सकती है क्या? यही बात मैंने बोला कि अभ्यास में उसके है वो सुगंध गुलाब का, इसलिए वो बता पाएगा। अगर उसको नहीं बता पाता है, वो सुगंध बताता है कि गुलाब का सुगंध है। हाँ, तो वो अनुमान गुलाब का जो होता है ना, उसका वो प्रत्यक्ष से नहीं करता है वो गुलाब है क्या है, उसका सुगंध परिचित है, और सुगंध परिचित होने से वो बारंबार आया है उसके सामने। मान लीजिए लकड़ी का कोई पेन हो,
कि लकड़ी कोई प्रत्यक्ष पेन एक है। अलग होता है, अनुमान एक अलग होता है। चक्षु से हो सकता है। उसका जो है ना वो अनुमान ही कर रहा है, इस प्रकार का गंध रहता है गुलाब का, ऐसा उसने बहुत बार अनुभव किया। जहाँ धूम होता आप ये बोल रहे हैं खाली जो दिखाई पड़े, अब ये क्या? बात- दिखाई पड़े की बात नहीं, दिखाई पड़ने वाले प्रत्यक्ष को चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है। तो हर एक इंद्रिय का अपना अपना प्रत्यक्ष अलग है। त्वगेंद्रिय से अलग प्रत्यक्ष होता है, उसको त्वच प्रत्यक्ष कहते हैं। रसनेन्द्रिय से अलग प्रत्यक्ष होता है, उसको रासन प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है। श्रोत्र इंद्रिय से श्रोत्रज प्रत्यक्ष। तो ऐसे उस इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष अलग होता है, वो देखना इस स्वरूप वाला ही नहीं रहता। ठीक है। तो रसनेन्द्रिय का ये होता है कि चख करके देखो, ऐसा हम कहते हैं। हाँ, ठीक तो उसका है। चखना यानी होता देखना नहीं, ठीक है। और रस का ग्रहण करना है। टूटी उस रस के ग्रहण से उसने प्रत्यक्ष किया कि नहीं किया रसनेन्द्रिय ने? किस रस का किया? ऐसे किया ना? रस जिसका है उसका नहीं, रस जिसमें आश्रित है उस आश्रय को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ये लड्डू का है या और किसी चीज का है, तो ज्ञान कैसे हुआ? वो त्वगेंद्रिय से हुआ। वो त्वगेंद्रिय करेगी या चक्षुरेंद्रिय करेगी, वो उनका क्षेत्र है, वो उस इंद्रिय वो नहीं कर सकती है। रसनेन्द्रिय में ये सामर्थ्य नहीं है। हाँ, संबंध होगा, उसका संबंध रसनेन्द्रिय का लड्डू के साथ होगा, घ्राणेन्द्रिय का पुष्प के साथ होगा, लेकिन घ्राणेन्द्रिय का पुष्प के साथ संयोग होने पर भी घ्राणेन्द्रिय में सामर्थ्य नहीं उसका प्रकाश करने का, इसलिए संबंध होने पर भी वो नहीं कर पाता है, निकट आने पर भी नहीं होता है उसमें, और वही सामर्थ्य उसमें है। अन्य इंद्रियों में तो त्वगेंद्रिय में। इसी बात समझ में आई जो समझ में आ रही है कि प्रत्यक्ष मतलब आप यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि उसके आकार का ज्ञान होना, और तो कोई ज्ञान होता नहीं है। जैसे लड्डू है तो परिणाम परिमाण हो गया ना, आपको बताया उसका। और और ठीक है, आकार वाला जो पदार्थ, एक आकार अलग चीज होता है, आकार है परिमाण, और इस परिमाण वाला पदार्थ होता ठीक है है। ये। अब इसको आप अलग करके नहीं दिखा सकते भाई, परिमाण और परिमाण वाला ये द्रव्य, इनको थोड़ा सा अलग करके दिखाइए, ये अलग नहीं कर सकते आप, ये अलग नहीं है ना। इसके रूप को आप अलग नहीं कर सकते, इसके स्पर्श को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका समवाय संबंध होता है, और जिनमें समवाय संबंध रहता है तो उन पदार्थों का जब तक वो दोनों रहेंगे ना तब तक ये बने ही रहे, एक साथ ही रहेंगे। समवाय संबंध जिनका होता है, ऐसे वे दो पदार्थ हमेशा संबद्ध ही रहते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ये ढक्कन और ये जो लेखनी है ना, इसका संयोग संबंध, इसलिए आप अलग कर सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा अभी बना हुआ है इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं इससे। ये अलग कर देंगे तो लेखनी टूट जाएगी, लेखनी की सत्ता नहीं रहेगी। तो ये कब तक मिले हैं, ये दोनों, इसके जो अवयव है ना, इनका मिलना कब तक रहता है? जब तक अवयव अथवा ये लेखनी रूपी कार्य दोनों में से एक नष्ट नहीं होता है। या तो कार्य नष्ट हो जाए या तो कारण नष्ट हो जाए, तो इनका समवाय संबंध नष्ट हो जाता है, मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाते, तब इनका संबंध तो नष्ट, समवाय कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये दोनों का जो समवाय संबंध जब तक रहेगा, ये क्या होता है, ये इन दोनों की जब तक सत्ता है तब तक इनका समवाय संबंध रहेगा हमेशा, ये संबद्ध ही रहेंगे, ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं। गुण और गुणी, ये जो दोनों पदार्थ होते हैं ना, गुण और गुणी, इन दोनों में कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। और समवाय संबंध का मतलब होता है कि ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, जब तक दोनों में से एक नष्ट नहीं होता है। जब तक दोनों में से एक नष्ट नहीं होता है तब तक दोनों हमेशा एक साथ ही बने रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है, आप इन दोनों को अलग करके दिखा नहीं सकते हैं, पुष्प से सुगंध को अलग करके दिखा नहीं सकते, लेकिन वो अलग हैं। ये विचार हुआ था ना हमारा पहले भी। तो इसी प्रकार से परिमाण, जो आकार आप कहते हैं ना, तो इसका परिमाण है, ये ह्रस्व है, लंबा है, या ये क्या है, उसमें बड़ा है, छोटा है, जो कुछ है, ये आकार है इसका। और इस आकार से अलग ये आकार वाला पदार्थ है, और इस पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है आपको त्वगेंद्रिय के द्वारा, और उस परिमाण का भी प्रत्यक्ष होता है त्वगेंद्रिय के द्वारा। इसके गुण का भी प्रत्यक्ष त्वगेंद्रिय करती है, और इस गुण वाले पदार्थ का भी प्रत्यक्ष त्वगेंद्रिय करती है। तभी ना जब आपको ये बात पता हो पूर्व से की चीज वही है, ये चीज तो आपको बताने फिरते तो चक्षु के लिए भी बात यही आ जाती है ना। इतना तो समझना आपको, चक्षु के लिए भी ये लेखनी है। ये आप कब समझ सकते हैं, जब आपको किसने बताया है। बच्चे जब है आप बचपन में, तो पिताजी कहते हैं माता जी को, ये लेखनी ले आ, वहां से पेन ले आ, तो माता जी ले आती वहां से पेन उठा करके, तो बच्चा समझता है कि हाँ भाई इसको पेन कहते हैं। अब वो जब देखता है तो इसको पेन कहते हैं, हाँ तो ये तो होगा है। वैसे तो पेन शब्द का अर्थ ये है, इतना बच्चा समझ गया, लेकिन उसको आंख से देखने के लिए ये इसको जानने की जरूरत नहीं है, इसको क्या कहते हैं इसकी जरूरत नहीं। देखिए, मान लो ये पदार्थ आपके सामने पड़ा है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या सामर्थ्य आपको पता नहीं है, लेकिन उस पदार्थ को क्या आप देख सकते हैं? कंप्यूटर है, जो कुछ है जिसको हमें चलाना नहीं जानते हम,
तो क्या हम उसको देख सकते हैं क्या? हाँ, देख देख सकते हैं, लेकिन उसका क्या नाम है, उसका क्या सामर्थ्य है हमें पता नहीं, लेकिन हम उसको देखते हैं। ऐसे त्वक इंद्रिय इसको छू लेगी, इसमें इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये नहीं बता सकती, लेकिन उसका प्रत्यक्ष करती है। वो पदार्थ को उसने जान लिया कि ये कोई पदार्थ है, इसका क्या नाम है मुझे पता नहीं, लेकिन ये पदार्थ है। अब इतना भी अन्य इंद्रिय नहीं बता सकती। इसी को आप बोलते हैं कि ये हुआ प्रत्यक्ष, ये हो गया द्रव्य का मतलब प्रत्यक्ष ये है। हाँ, ये एक अलग चीज है। अब ये लेखनी है, ये बात नहीं होती। हाँ, ठीक है। ये लेखनी है, ये तो एक होता है आपका शक्ति का ज्ञान, वो शब्द प्रमाण की कोटि में चला जाता है। फिर मतलब लेखनी शब्द का ये अर्थ है, तो इसको आपको अभ्यास से समझ में आ जाएगा। जैसे बहुत सारे शक्ति ज्ञान के जितने कारण होते हैं, शक्ति ग्रह व्याकरणोपमानात, ऐसे 8-10 कारण उसको बताए। अभी आगे हम विचार करेंगे कभी, जब है पदकृत्य के समय में। शक्ति ग्रह व्याकरणोपमानात कोशाप्त वाक्यात व्यवहारतश्च, और वाक्य से शेषात विवृत्तिर्वदन्ति सान्निध्यत सिद्ध पदस्य वृद्धः, ये हो गया, ऐसा श्लोक है। व्यवहार से हमें शक्ति का ज्ञान होता है। व्यवहार यानी क्या होता है, हमसे जो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग बोलते हैं आपस में, तो बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसका क्या अर्थ है, ये क्या चीज़ होती है, ये हम सीखते हैं उनके बारंबार उनके मतलब सुन करके, तो अलग ये हो जाता है। लेकिन पदार्थ का जो ज्ञान होता है, अमुक कोई पदार्थ है, ये पृथ्वी पदार्थ है, ये जल पदार्थ है, इस प्रकार का जो ज्ञान होगा उनका, तो ये प्रत्यक्ष होता है। और ये तो इंद्रिय से होता है। जल है मान लो, अब ये किसका जल है ये तो इंद्रिय थोड़ी बताएगी, ये गंगा जी का जल है या जमुना जी का जल है, ये उसको पता नहीं है, लेकिन ये इतना कहेंगे हाँ ये जल है, ये प्रत्यक्ष हो गया जल का। इसमें आया कमरे में, हाँ। यहाँ बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, हाँ। और मैंने ये अनुमान किया कि ये यहाँ फूल तो है कमरे में, ये फूल है मतलब कमरे में, हाँ, ये आपने अनुमान किया, ये अनुमान किया बस। तो पुष्प का आप अनुमान करते हैं, आप गंध को जानते हैं, आपने गंध सूंघ ली, गंध सूंघने से आप ये किसका हो सकता है ये अनुमान करेंगे। जल को देख करके आप अनुमान करेंगे ये गंगा जी का है या किसी अन्य ये इसका है, अरे इतना स्वच्छ दिखाई दे रहा है तो ये गंगा जी का होना चाहिए, और कहीं दिखाई दे रहा है तो किसी अन्य नदी का आप अनुमान कर सकते, काला देख करके जमुना जी का है, ऐसे हो। प्रत्यक्ष तो आपको जल का हो। ऐसे ये इन्होंने ये लिखाई, इसके ऊपर चल रहा था हमारा कि घ्राणेन्द्रिय से संयुक्त समवाय संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है, सुगंध अथवा दुर्गंध का, है ना। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा पुष्प में रहने वाले जो सुगंध अथवा दुर्गंध, उसका प्रत्यक्ष होने में कारण संबंध होता है संयुक्त समवाय, है ना। तो ये प्रश्न तो आपकी समझ में है ना कि संयुक्त समवाय संबंध से इन 6 इंद्रियों के द्वारा किसका किसका प्रत्यक्ष होता है, ये हमें विचार करना था। तो अब ये आपने घट रूप तो ठीक लिखा है, अभी और भी कुछ लिखना चाहिए था, घटत्व है, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, ये सब विचार करना था आपको। लेकिन अभी चलिए, आपको पूरे गुण पकड़ में नहीं आए अभी तक, तो ये तो खुलते जाएंगे विषय। तो ये दूसरा तो गलत हो गया, अभी पुष्प का प्रत्यक्ष इससे नहीं होता, तो इंद्रिय का तो कुछ लिखा ही नहीं। और आत्मा का व्यापार ये नहीं, आत्मा के जो गुण होते सुख दुखादि, उसका मन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा संयुक्त समवाय संबंध से, ठीक है। उसका विचार एक एक इंद्रिय का हम आज करेंगे, देखेंगे। रसनेन्द्रिय का मधुर, हाँ मधुर जो गुण है उस गुण का मधुर रस जो होता है, उस मधुर रस का प्रत्यक्ष हो जाएगा संयुक्त समवाय संबंध से, हाँ लड्डू में रहने वाला, ठीक है। और श्रोत्र के द्वारा शब्दत्व का नहीं, ये श्रोत्र के द्वारा संयुक्त समवाय संबंध श्रोत्र के लिए लागू नहीं होता है। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा संयुक्त समवाय संबंध से किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है शब्द का, देखिए बातें बात में करिए, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है शब्द का, है ना। और श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ संयुक्त समवाय संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द कहाँ रहता है, आकाश में, और आकाश के साथ श्रोत्र का यदि संयोग संबंध होता, श्रोत्र इंद्रिय का आकाश के साथ यदि संयोग संबंध होता, तो श्रोत्र संयुक्त आकाश और उसमें शब्द रहता समवाय संबंध से। बात समझ में आ रही है कि श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ संयुक्त समवाय संबंध तब होता जब श्रोत्र इंद्रिय का आकाश के साथ संयोग संबंध होता और उसमें शब्द समवाय संबंध से रहता, तब संयुक्त समवाय संबंध हो जाता। लेकिन श्रोत्र का आकाश के साथ संयोग संबंध नहीं होता, अपितु श्रोत्र आकाश ही है खुद। श्रोत्र ही क्या चीज है, आकाश ही श्रोत्र है। यहाँ का जो आकाश है ना, ये कर्ण शष्कुली जो है आपका, ये दोना बना हुआ, इस दोने के अंदर जो आकाश है उस आकाश को श्रोत्र कहते हैं। आकाश ही श्रोत्र है और उसका साक्षात गुण है शब्द, श्रोत्र का ही गुण है शब्द,
अच्छा। अन्य जैसे होते ना, जो है घ्राणेन्द्रिय हमारा, तो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा किसका भी आप गंध का ग्रहण करेंगे ना, तो सबसे पहले उसका संयोग संबंध पृथ्वी के साथ होगा। मतलब जो पृथ्वी पुष्प हो, चाहे वो पृथ्वी अन्य अन्य स्वरूप वाली हो, तो उसके साथ घ्राणेन्द्रिय का संबंध होता है, संयोग संबंध। क्योंकि ये जो है ना घ्राणेन्द्रिय, ये साक्षात पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी का कार्य है। घ्राणेन्द्रिय क्या चीज है? पृथ्वी का कार्य है। तो इसलिए उसका क्या होता है, पृथ्वी के अन्य पदार्थों के साथ संयोग संबंध हो जाता है। लेकिन श्रोत्र और आकाश, इसमें इस प्रकार से कार्य कारण भाव नहीं है संबंध। श्रोत्र कार्य और आकाश कारण ऐसा नहीं है। इसलिए श्रोत्र का आकाश के साथ कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है क्या, या समवाय संबंध है? नहीं, संबंध नहीं। यहाँ पर दो जब अलग अलग हो तो संबंध रहेगा। या श्रोत्र और आकाश एक ही है। आकाश को कार्य है ना? नहीं, ये न्याय के अनुसार, या वेदांत मत में हो तो आकाश का कार्य है। यहाँ पर ये श्रोत्र जो है वही आकाशी है। तो इसलिए आकाश रूपी श्रोत्र में गुण है शब्द। आकाश रूपी श्रोत्र में गुण कौन है? शब्द। और गुण गुणी का कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। तो इसलिए श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जब शब्द का प्रत्यक्ष करना हो ना, तो केवल समवाय संबंध कारण होता है। समवाय, इतना संबंध होगा। संयुक्त कोई यहाँ पर संयोग की कोई चर्चा ही नहीं है श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। अच्छा, आप क्या लिखे हैं? हाँ, ये पहला गलत है। रसनेन्द्रिय के द्वारा मिठासी, ठीक है। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुगंध दुर्गंध, चक्षुरेन्द्रिय के द्वारा रूप, तो इंद्रिय के द्वारा स्पर्श। और कौन सी इंद्रिय छोड़ दिया आपने? हाँ, मन एक होता है, मन को छोड़ दिया। वो तो हम ऐसे बताएंगे, लिखेंगे क्यों? लिखाइए, क्या लिखे? लिखा नहीं? संयुक्त तो समवाय है घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ही। और ये क्या है? त्वक, त्वक के द्वारा प्रत्यक्ष संयुक्त क्या है? और रसनेन्द्रिय के द्वारा मधुरता। अच्छा, अभी सुनते सुनते देख लिए, लिख लिए। हाँ, तो ये 6 संबंध की चर्चा हमें करनी है। इंद्रिय का विषय के साथ जो संबंध होता है, और उस संबंध से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और विषय के संबंध से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब वो सन्निकर्ष 6 प्रकार के हैं, ये विचार हो रहा है। तो वो 6 प्रकार के संबंध कौन से यहाँ पर गिना है? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष भाव संबंध। तो ये 6 संबंध है। अब उसमें किसके प्रत्यक्ष में कौन सा संबंध कारण होता है? किस इंद्रिय से किस पदार्थ का प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा संबंध कारण होता है ना? तो आपने तो बात बताई ना कि चक्षु और त्वक को छोड़ के बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो प्रत्यक्ष कभी कर नहीं सकती किसी और का। ये नहीं बताया मैंने, कभी नहीं बताया। मैं तो कहा हर एक इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, उसका अलग नाम है। रासन प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष, और क्या श्रोत्रज प्रत्यक्ष है। एग्जांपल जैसे घ्राण से किसका मरेंगे प्रत्यक्ष? केवल इसका। तो आपने लिखा ना, गंध लिखा हुआ वहां पर, सही कर दिया है। घ्राणेन्द्रिय से गंध का प्रत्यक्ष होता है। मैंने ये कहा कि त्वगेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय के अलावा द्रव्य का प्रत्यक्ष अन्य किसी इंद्रिय से नहीं होता। प्रत्यक्ष नहीं होता, ये बात नहीं। द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। वो अपने अपने गुण का प्रत्यक्ष करेगी, और अपने अपने गुण में रहने वाले धर्म का वो प्रत्यक्ष करेगी, जाति का प्रत्यक्ष करेगी। जैसे घ्राणेन्द्रिय गंधत्व जाति का प्रत्यक्ष करेगी, श्रोत्र इंद्रिय शब्दत्व जाति का प्रत्यक्ष करेगा, रसनेन्द्रिय रसत्व जाति का प्रत्यक्ष करेगा। तो कैसे करेगा? जैसे ये जो शब्द उसी में रहते हैं, एक एक देखेंगे हम, उसके संबंध जब आएंगे ना, वो संबंध एक समवाय संबंध, उसका चर्चा के समय में विचार करेंगे। तो अब ये हो गया, चक्षु के द्वारा जब घट का प्रत्यक्ष करना हो तो संयोग संबंध कारण होता है। त्वगेन्द्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष करना हो तो संयोग संबंध कारण होता है। हो गया? तो संयोग संबंध का उपयोग केवल इन्हीं 2 इंद्रियों के लिए है, एक मन के लिए होता है। आत्मा का प्रत्यक्ष करना हो मन से तो संयोग संबंध कारण होता है वहां पर। अच्छा, हाँ, वहाँ अलग हो जाएगा। तो ये है, अभी घट रूप का प्रत्यक्ष करना है। क्या करना है? घट रूप का प्रत्यक्ष करना है। हाँ, याद है। घट रूप का प्रत्यक्ष करना हो तो वहां पर कौन सा संबंध कारण होता है? संयुक्त समवाय संबंध कारण होता है। अब इसी प्रकार से त्वगेन्द्रिय से
हमें किसका प्रत्यक्ष करना है? स्पर्श का प्रत्यक्ष करना है। त्वक इंद्रिय के द्वारा हमें क्या करना है? स्पर्श का प्रत्यक्ष करना है। द्रव्य में रहने वाले जो गुण हैं, द्रव्य में रहने वाले जो गुण, उन गुणों का जब प्रत्यक्ष करना है इंद्रियों के द्वारा, तो संयुक्त समवाय संबंध कारण होगा। तो त्वगेंद्रिय का पहले घटाधिक द्रव्यों के साथ संबंध होगा, संयोग। त्वगेंद्रिय का घटाधिक पदार्थों के साथ संयोग संबंध होगा, और उस घट में स्पर्श रहता है, घट में स्पर्श गुण रहता है, घट में संख्या है, घट में परिमाण है, घट में पृथक्त्व है, घट में संयोग है, घट में विभाग है। तो ये जो गुण है, इन गुणों का त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। त्वगेंद्रिय के द्वारा घट में रहने वाले इन गुणों का प्रत्यक्ष जब होता है, तो वहां पर कौन सा संबंध कारण होता है? संयुक्त समवाय संबंध कारण होता है, क्योंकि त्वक संयुक्त है घट, और त्वक संयुक्त घट में ये सब समवाय संबंध से रहते हैं। तो इसलिए त्वगेंद्रिय का संयुक्त समवाय संबंध इनके साथ होने से त्वगेंद्रिय के द्वारा संयुक्त समवाय संबंध से इनका प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इनके प्रत्यक्ष में, त्वगेंद्रिय के द्वारा स्पर्शादि गुणों के प्रत्यक्ष में कौन सा संबंध कारण हुआ? संयुक्त समवाय संबंध, संयुक्त समवाय संबंध। अच्छा ये बताइए, अब घट में रूप है, उस रूप के साथ त्वगेंद्रिय का कोई संबंध है? कौन सा संबंध है? संयुक्त समवाय। त्वगेंद्रिय का घट में रहने वाले रूप के साथ कौन सा संबंध है? संयुक्त समवाय संबंध। तो त्वगेंद्रिय का संयुक्त समवाय संबंध यदि घट रूप के साथ है, तो त्वगेंद्रिय के द्वारा उसका प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? हाँ, क्या होगा या नहीं होगा? रूप का या घट का तो नहीं होगा। त्वगेंद्रिय से घट में रहने वाले रूप का प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उसका सामर्थ्य नहीं, त्वगेंद्रिय में उस पदार्थ का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा होता है, इसलिए वो रूप का प्रत्यक्ष नहीं कर सकती है। और भी बहुत सारे घड़े में गुण रहते हैं, लेकिन ये इंद्रिया उनके साथ संबंध होने पर भी उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकती है। जिनमें योग्यता है तो उनके साथ संबंध है तो उसका प्रत्यक्ष कर लेगी। ये होगा त्वगेंद्रिय की बात। अब इसी प्रकार से ये संबंध आपको किसमें कारण बनता है? संयुक्त समवाय संबंध की चर्चा सब इंद्रियों में घटा दीजिए। श्रोत्र इंद्रियों को छोड़ करके संबंध सभी इंद्रियों के द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष में कारण बनता है। संयुक्त समवाय ये संबंध श्रोत्र इंद्रिय के अलावा अन्य सभी इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष में कारण होता है। लेकिन द्रव्य में रहने वाले गुण के, किसी भी द्रव्य के प्रत्यक्ष में संबंध कारण नहीं होगा। संयुक्त समवाय संबंध द्रव्य के प्रत्यक्ष में कारण नहीं होगा। संयुक्त समवाय संबंध द्रव्य में रहने वाले गुण, द्रव्य में रहने वाले गुण अथवा द्रव्य में रहने वाली जाति, घट में रहने वाली घटत्व जाति का प्रत्यक्ष चक्षु के द्वारा या त्वगेंद्रिय के द्वारा संयुक्त समवाय संबंध से होगा, है ना। अच्छा, घटत्व का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय के द्वारा, रसनेन्द्रिय के द्वारा होगा या नहीं होगा? घटत्व का प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय के द्वारा, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एक नियम है इसमें कि यदि रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय घट का प्रत्यक्ष कर ली थी ना, तो फिर वो घटत्व जाति का प्रत्यक्ष कर सकती है। पदार्थ का प्रत्यक्ष यदि करने का सामर्थ्य इंद्रिय में हो, तो उसके जाति का भी प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य रहता है। यद वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गत जाति ही तदाभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। तो जिस पदार्थ का जिस इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, उसमें रहने वाली जाति का भी उसी इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो घटत्व का प्रत्यक्ष करना हो त्वगेंद्रिय के द्वारा, घटत्व का प्रत्यक्ष करना हो रसने चक्षुरेंद्रिय के द्वारा, तो उसमें कौन सा संबंध कारण होगा? संयुक्त समवाय संबंध कारण होगा। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त समवाय संबंध कारण होगा। घ्राणेन्द्रिय का संयोग संबंध किसके साथ होगा? हाँ, घट या पुष्प के साथ। सुगंध जो है पुष्प में है, तो घ्राणेन्द्रिय का संयोग संबंध होगा पुष्प के साथ। संयोग संबंध है लेकिन वो कोई काम का नहीं है, मतलब उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाता है वो। घ्राणेन्द्रिय का संबंध होने मात्र से उसका संबंध उससे उसका प्रत्यक्ष उससे नहीं होता है। वहाँ पे घ्राण का और पुष्प का संयुक्त संबंध मतलब मानना पड़ेगा, तभी तो संयुक्त समवाय आगे चला जाएगा वो। इसके माध्यम से वहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई काम नहीं आ रहा है, उसका फल नहीं मिल रहा है। ऐसा है, संबंध होने पर भी उसका प्रत्यक्ष वो नहीं कर सकता है। घ्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं करेगी, घ्राणेन्द्रिय गंध का प्रत्यक्ष करेगी। इसी तरह से रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त समवाय संबंध कारण होता है। अब ये बात सब पकड़ में आनी चाहिए। कल जब है ना वो संयुक्त समवाय संबंध से किस इंद्रिय से किसका प्रत्यक्ष होता है, ये सब विचार करके आइए। विचार क्या लिख करके लाइए, फिर पता चलता है।
कि ऐसे तो यहाँ पर ऐसे होता है, विचार कर लिया, तो मुझे क्या है, वो तो विश्वास करना पड़ता है, हाँ कर लिया, वो तो पूछने से तो पता चलता है कि विचार किया नहीं किया। तो अभी आगे देखिए, तीसरा संबंध है संयुक्त समवेत समवाय संबंध। तो किस इंद्रिय से किस पदार्थ के प्रत्यक्ष में ये संयुक्त समवेत समवाय संबंध कारण होता है, इसका विचार करना है। तो आपको तो पहले चक्षु का उदाहरण देंगे, है ना। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। चक्षु के द्वारा हमें रूपत्व का प्रत्यक्ष करना है, चक्षु के द्वारा रूपत्व का प्रत्यक्ष करना है। ये रूपत्व कहाँ रहता है? हाँ, रूपत्व रहता है रूप में, घट में नहीं। रूपत्व ये रूप में रहने वाली जाति है, और जाति अपने व्यक्ति में रहेगी, रूप घट में रहेगा, लेकिन रूपत्व रूप में रहेगा, है ना। घड़े में जल है और जल में जलत्व है, तो जलत्व घट में है ऐसा नहीं, जलत्व घट में नहीं रहेगा। जल का जो गीलापन है वो घट में नहीं है, वो जल में है, और जल उसमें है। तो रूपत्व जाति का आश्रय है रूप, और रूप का आश्रय है घट, है ना। तो घट में है रूप और रूप में है रूपत्व। तो अभी क्या होता है, चक्षुरिंद्रिय के द्वारा इस रूपत्व का भी प्रत्यक्ष करना है हमें, और होता है। क्यों होता है? क्योंकि चक्षु के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष होता है। जो रूप का यदि प्रत्यक्ष होता है तो रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का भी चक्षुरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि हमारा नियम है यद वस्तु येन इंद्रिय न गृह्यते तद्गत जाति तदा भावश्च तेनैव इंद्रिय न गृह्यते। ये नियम याद कीजिए, लिखना है वो। हाँ, अभी तो आप सुनते हैं तो इसमें लिख लेना चाहिए। ओहो, अब यहाँ पूरा लिखा रहता तो गलत पढ़ते हैं, तभी भी याद करते हैं। क्या बताया तथा भिन्ना भिन्न से तथा भिन्न, ये कोई ज्यादा काम की चीज नहीं। अब ये बहुत जरूरी होता है। यद वस्तु येनेन्द्रियेण गृह्यते तद्गत जाति तदभावश्च। तेनैवेन्द्रियेण गृह्यते। यद्वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गत जातिस्तदाभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। हो गया। तो जिस वस्तु का जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, यद वस्तु जिस वस्तु का, द्वितीय का एक वचन यद वस्तु, जिस वस्तु का, वस्तु वस्तुनी वस्तुनी, ये तो है, ये द्वितीय नहीं प्रथमा है, क्योंकि ये जो है ना गृह्यते का कर्म है वो। येन इंद्रियेण यद वस्तु गृह्यते, जिस इंद्रिय के द्वारा जिस वस्तु का ग्रहण किया जाता है, तो तदगत जाति मतलब उस पदार्थ में रहने वाली जाति, और तद अभाव उस पदार्थ का अभाव, तेनैव इंद्रियेण गृह्यते, उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो जिस पदार्थ का ग्रहण जिस इंद्रिय से होता है, उस पदार्थ में रहने वाले जाति का
और उस पदार्थ के अभाव का भी प्रत्यक्ष उसी इंद्रिय से होता है। चक्षुर इंद्रिय से घट पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, उसी चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ही घट में रहने वाली घटत्व जाति का और घट के अभाव का प्रत्यक्ष होता है ना। तो अब ये हमें ये विचार चल रहा था, रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि रूप का प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से होता है और रूप एक वस्तु है, पदार्थ है। रूप कौन सा पदार्थ है? गुण पदार्थ है। तो रूप ये जो गुण पदार्थ है तो इसका चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का भी चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। अब जब चक्षु के द्वारा रूपत्व का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा संबंध कारण है यहाँ पर, ये विचार करना है हमें। तो चक्षु का घट के साथ है संयोग संबंध, और चक्षु में समवाय संबंध से रहता है रूप। चक्षु में समवाय संबंध से रूप रहता है, क्योंकि गुण गुणी है। गुण गुणी का कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। और रूप में रहती है रूपत्व जाति, रूप में रहती है रूपत्व जाति। तो रूपत्व जाति रूप में किस संबंध से रहेगी? समवाय संबंध से, है ना। तो चक्षु का घट के साथ संयोग और उसमें समवाय संबंध से रहता है रूप, और उसमें समवाय संबंध से रहता है रूपत्व, ऐसा है। तो अब आपको जैसे बताया था, जो संयोग संबंध से युक्त है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त। संयोग संबंध से युक्त क्या कहते हैं? उसको संयुक्त। इसी प्रकार से जो समवाय संबंध से रहता है, जो समवाय संबंध से रहने वाला है उसको कहेंगे समवेत। जो समवाय संबंध से रहने वाला उसको क्या कहेंगे? समवेत। तो चक्षु से संयुक्त है घट, घट में समवाय संबंध से कौन रहता है? रूप, तो उसको कहेंगे समवेत। वो समवाय संबंध से रहता है इसलिए उसको क्या कहेंगे? समवेत। तो चक्षु संयुक्त घट, उसमें समवेत है रूप, और उसमें समवाय संबंध से रहता है रूपत्व। तो चक्षु का रूपत्व के साथ संबंध होगा संयुक्त समवेत समवाय। तो चक्षु से जब रूपत्व का प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त समवेत समवाय संबंध कारण बनेगा। अब ये तो आपको एक दृष्टांत दिया। अब आपको सभी इंद्रियों में इसको घटाना है, श्रोत्र को छोड़ करके। बाकी इंद्रियों में इस प्रकार से होगा। जैसे त्वगिंद्रिय में घट में रहता है स्पर्श, और स्पर्श में रहती है स्पर्शत्व जाति। स्पर्श में क्या रहती है? स्पर्शत्व जाति। तो त्वगिंद्रिय का संयोग संबंध है घट के साथ, उसमें समवाय संबंध से रहता है स्पर्श, और उसमें समवाय संबंध से रहती है स्पर्शत्व जाति। तो त्वक संयुक्त घट, उसमें समवेत है स्पर्श, और उसमें समवाय संबंध से रहता है स्पर्शत्व जाति। तो त्वगेंद्रिय के द्वारा स्पर्शत्व जाति का प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा संबंध कारण होगा? संयुक्त समवेत समवाय संबंध कारण होगा। रसनेन्द्रिय के द्वारा रसत्व का प्रत्यक्ष करना हो तो पहले लड्डू के साथ रसनेन्द्रिय का संयोग संबंध, उसमें समवाय संबंध से रहेगा मधुर रस, है ना। और उस मधुर रस में जाति रहेगी मधुरत्व या रसत्व, दोनों भी जाति है ना। दोनों प्रकार की जाति होती, पर और अपर सामान्य। रसत्व जो ये पर जाति बहुत सारे रसों में रहने वाली है, और मधुरत्व जाति केवल मधुर रस में रहने वाली है, मधुर पदार्थों में रहने वाली है। तो मधुरत्व जाति का प्रत्यक्ष करना हो, या तो कटुत्व जाति का प्रत्यक्ष करना हो, तिक्तत्व जाति का प्रत्यक्ष करना हो रसनेन्द्रिय के द्वारा, तो तब रसनेन्द्रिय का उस जाति के साथ, रसत्व जाति के साथ, मधुरत्व जाति के साथ संबंध होगा संयुक्त समवेत समवाय, ये संबंध होगा। तो कल इसका भी विचार करके आएंगे आप कि ये संबंध कहाँ का कारण हो रहा है। इन इंद्रियों के द्वारा किसका प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त समवेत समवाय संबंध कारण होता है, इसका विचार करके आइए। ये 2-3 दृष्टांत आपको दिए ना। रसना इंद्रिय है, तो रसना इंद्रिय का लड्डू का जो मधुरता है उससे संबंध हुआ, और मधुरता में रहने वाला जो उसका मधुरत्व है उससे संबंध हुआ। तो इन दोनों को कैसे आप मतलब बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या अंतर है दोनों? रस और रस, जैसे रसना का मिठास से और मिठास में रहने वाले गुण से। मिठास में रहने वाला गुण नहीं, मिठास में रहने वाली जाति। तो इसको दोनों को कैसे समझाएंगे? इसको अलग नहीं है, आपको ये मूर्त नहीं होते ना घटत्व जाति, आप तो वहां तक जाने की आपको रस में रहने वाले रसत्व जाति को कैसे अलग करेंगे, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। घट में घटत्व जाति को कैसे अलग करेंगे? आपको जाति को ही अलग करना, जाति और व्यक्ति ये दोनों में क्या अंतर आ रहा है ये आपको समझना। ठीक है, ये दिया मैंने, लेकिन बात वहीं पर है, आपका प्रश्न वहीं पर हो रहा है, जाति और व्यक्ति में क्या अंतर आ रहा है। रसत्व एक जाति है और रस एक व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति को हम अलग कैसे समझें, ये बात होती है। तो ये कोई अलग रूप से ग्रहित होने वाला कोई पदार्थ नहीं रहता है। घटत्व जो होता है कोई मूर्त पदार्थ नहीं है,
जाति जो होती है कोई मूर्त पदार्थ नहीं होती है, लेकिन उसमें वो एक धर्म रहता है कि जिसके बिना उसको आप घट नहीं कह सकते हैं। प्रवृत्ति निमित्त है वो शब्द का, तो एक धर्म उसमें मानते हैं। घटत्व एक जाति नैयायिकों के द्वारा स्वीकार की जाती है। वेदांत मत में तो इसका खंडन किया वेदांत परिभाषा आदि में, लेकिन ये कहते हैं घटत्व जाति हर एक मनुष्य में मनुष्यत्व, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, पशु में पशुत्व, जिस जाति के कारण से आप उसको पशु कहते हैं वो अलग है। हाँ, उससे अलग होती है वो सभी में एक ही रहती है ना, और वो व्यक्ति तो अलग अलग होते हैं। अब हम लोग इतने बैठे हुए हैं, अब हम लोगों में मनुष्यत्व जाती है, ठीक है। अब मनुष्यत्व सब में एक है, ठीक है। लेकिन सब मनुष्य अलग अलग है, व्यक्ति अलग अलग है। ठीक है। तो ये व्यक्ति अलग अलग होते हैं और उसमें रहने वाला धर्म एक ही होता है। सजातीय जब रहेंगे तो उसमें रहने वाली जाति एक रहेगी और वो व्यक्ति अलग रहेंगे। अब वो जाति को कैसे अलग करे, कैसे समझे हम, तो वो तो कोई दिखाई देने वाला मूर्त पदार्थ नहीं है, लेकिन व्यवहार से समझ में आ जाता है कि भाई आप इसको मनुष्य कह रहे हैं, इसका अर्थ है इसमें मनुष्यत्व जाति है, जिस जाति को आश्रय करके आप उसको मनुष्य कह रहे हैं। जिससे मुझे न्यायिकों ने ये जो बात बताई है मतलब विद्यार्थियों के लिए कि भाई इसका भी संबंध है लड्डू से, मतलब लड्डू में जो है मधुरता, तो ये तो गुरु जी हो गया मतलब सही को समवाय लड्डू में हर रस का, और मधुरता में हो गया मधुरत्व, ये हो गया संयुक्त समवेत समवाय। तो इन दोनों संबंधों से हम सीखेंगे क्या, हमें क्या लाभ क्या है, मतलब ये जो दो संबंध हमने जाने आज, इससे हमें लाभ क्या होगा? लाभ नहीं, वो तो मतलब उसका प्रत्यक्ष करना जब है तो आपको ये अलग अंतर करना पड़ेगा ना। भाई हमें रस का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, रसत्व का भी हो रहा है, यहाँ तो दो का ही है, और कभी तो तीनों का हो रहा है, घट का भी हो रहा है, रूप का भी हो रहा है, रूपत्व का भी हो रहा है। तो ये तो अंदर अंदर है, दूर दूर हो रहे हैं ना ये इंद्रिय से, तो दूर दूर होने वाले तो संबंध भी वहाँ अलग अलग होने चाहिए ना। एक ही संबंध से कैसे आप यहाँ तक प्रत्यक्ष कर सकते हैं? रूपत्व का प्रत्यक्ष जब आपको करना है तो घट के साथ जो संबंध है उसी संबंध से रूपत्व का प्रत्यक्ष कैसे होगा? आपको एक अधिक संबंध मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंध माने गए, भाई वो उतना दूर है तो उतना ही होगा। आपको जैसे मेरठ जाना है तो हरिद्वार का जो अंतर है वो उसमें मिलाना पड़ेगा, फिर वहां से आगे एक मिलाएंगे आप। मतलब ये आप नहीं कह सकते ना, यहाँ से हरिद्वार का जो अंतर है उतना ही अंतर मेरठ के साथ, ये तो आप नहीं कह सकते ना, आपको एक अलग अंतर वहां पर बताना पड़ेगा। मतलब उसमें एक मिलता जाएगा, आगे मेलन होता रहेगा, ये घट पदार्थ अत्यंत निकट है। वही तो जो अंतर वही नहीं समझ में आया जो अंतर है वो ना, ये एक जो ये हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े, हाँ। इस एक स्टेप आगे बढ़ने से हमें नया क्या ज्ञान हुआ वो मेरे को समझ में नहीं आ रही, बात पकड़ में नहीं आ रही। उसमें आप उसका प्रत्यक्ष करना है ना, प्रत्यक्ष करना जब है तो उसके आश्रय का प्रत्यक्ष करते समय जितना अंतर था और जो संबंध था उसकी अपेक्षा से एक संबंध बढ़ गया ना। जैसे कोई पिता है, उसका पुत्र है, अब यहाँ इसका साक्षात संबंध है, जन्य जनक भाव संबंध है, उसी के आगे उसका पुत्र हो गया, अभी पोता हो गया। अब इनका संबंध जो इन दोनों का था वही संबंध नहीं, एक संबंध अलग बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया कि नहीं, ये मानना पड़ेगा कि नहीं आपको? अच्छा, उस पुत्र का भी पुत्र हो जाता है, संबंध बढ़ गया कि नहीं, इससे अलग होगा, वो अलग दूर दूर जा रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जब इस चक्षु का इसके साथ संबंध था तो एक अलग था, साक्षात संबंध था। अब इससे जो साक्षात संबंधी है, घट के साथ जो साक्षात संबंधी रूप है, हाँ मधुरता है, जो है घ्राणेन्द्रिय के लिए मधुरता है, चक्षुरेंद्रिय के लिए रूप है। तो वो अभी जैसे चक्षु और घट का जितना निकटता थी उतनी निकटता इसके साथ नहीं है। तो इसके निकट जो रूप उस घट, इस घट के निकट है ये। तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि रसना इंद्रिय का मधुरता के साथ जो संबंध है, उस मधुरता की अपेक्षा मधुरता में रहने वाला जो मधुरत्व है उससे उसका संबंध और दूर है, दूर हो गया ना। वो तो उसके वैसे जाने पड़ता है ना, आपको जाना पड़ता है। पहले रसनेन्द्रिय को लड्डू के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके माध्यम से वो रस के पास पहुंचेगी, उसके माध्यम से वो रसत्व जाति के पास चली जाएगी। सीधा रसत्व जाति के पास वो नहीं जा सकती है। ये तो ना, आप सीधा दिल्ली को नहीं जा सकते हरिद्वार को जाए बिना, इसके माध्यम से जाना पड़ेगा। इस तरह से होता है, राइट से मत जाइए। इस तरह मैं सुना कि इसका यूज राइट से गए तो मतलब नहीं पड़ेगा उस नाव से। ठीक है, ये दूर दूर संबंध ऐसा मानना पड़ता है। ये एक अलग अलग दूर दूर जैसे जैसे दूरी जाएगी ना तो वैसे वैसे संबंध बढ़ता जाएगा। ये आपको पिता पुत्र का ये इसमें दृष्टांत अच्छा हो जाता है, बन जाता है। ये यहाँ का एक संबंध अलग है, यहाँ एक बढ़ गया, वो यहाँ और बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता रहेगा वो, और यहाँ जाने पर फिर वो पीछे वाला हट जाएगा, तो उसके साथ क्या संबंध बनेगा? फिर
संबंध इस मूल पुरुष का जब आपको करना है चौथे पीढ़ी के साथ, पांचवी पीढ़ी के साथ, वहां तक आप करेंगे, आगे पीछे ये कट जाएगा, मतलब ये मरेगा, फिर इसका क्या उसके साथ संबंध देखने से कोई मतलब नहीं रहता है। इसी प्रकार से क्या होता है, चक्षु के द्वारा जब प्रत्यक्ष करना है तो रूपत्व तक पहुंचेंगे आप, उससे आगे नहीं पहुंच सकते, और उसके आगे है भी नहीं कुछ, न्याय के अनुसार कुछ नहीं, जाति में और कुछ धर्म रहता नहीं है, रूपत्व एक और कोई उसमें रहने वाली जाति रहेगी नहीं मानते हो, नहीं तो फिर रूपत्व में रूपत्व रहेगा, उसमें त्वत्व रहेगा, तो ऐसा करते करते ये अनवस्था हो जाएगी। इसलिए यहाँ तक ही पहुंचना है हमें, इसके आगे कुछ नहीं संगति लगाएंगे। तो यहाँ तक जब प्रत्यक्ष करना है तो ये तीन संबंध आपको हो गए। इसका द्रव्य का प्रत्यक्ष करना हो तो संयोग संबंध, द्रव्य में रहने वाले गुण अथवा जाति का प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त समवाय संबंध है, और द्रव्य में रहने वाले जो गुण और उस गुण में रहने वाली जो जाति उसका प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त समवेत समवाय संबंध। इस प्रकार से ये संबंध हो गया। अभी एक स्टेप बढ़ती गई है, इसलिए संबंध भी बढ़ता गया, ऐसे हो गया। अब ये अलग है, ये श्रोत्र इंद्रिय जो होता है ना, बंदर जैसे रहता है, कोई अकेला ही घूमने वाला होता है, उस समुदाय में नहीं रहता, ऐसा ये श्रोत्र रूपी बंदर अलग है। अन्य इंद्रिय तो अलग तरीके से चलते हुए इसका अलग है, इसमें संयोग किसी के साथ वो कार्यकारी नहीं, कार्यकारी तो अन्य इंद्रियों में भी नहीं था वैसे, लेकिन उनमें कम से कम संयुक्त समवाय संबंध था, संयुक्त संवेद समवाय संबंध था। इसमें न संयोग संबंध है, न संयुक्त समवाय संबंध है, न संयुक्त समवाय संबंध है श्रोत्र इंद्रिय में। हाँ ऐसे तो उससे घटित ही है ना, संयोग से घटित ही संयुक्त समवाय, और संयोग से घटित ही संयुक्त समवाय संबंध है। तो ये तीनों भी संबंध यहाँ श्रोत्र इंद्रिय में लागू नहीं होते हैं। फिर श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता किसका है और उसमें कौन सा संबंध है? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है शब्द का, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है शब्द का और किसी पदार्थ का। क्या मैंने उस संबंध से आपको बोला था, संयुक्त समवाय संबंध से नहीं प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो उसमें रहने पर भी क्या, वहां पर जो आने वाला शब्द है तो वो तो अत्यंत निकट होने पर तो क्या क्यों नहीं होगा। वहां पर आप बैठे, जहां पर बैठे हुए हैं, तो क्या उस आसन को आप देख सकते हो, उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं? वो तो निकट है तो और अच्छा सा हो जाएगा ना। जब यही पर ही शब्द है तो उसको तो वही तो श्रोत्र वही तो ग्रहण करेगा ना, दूर वाले शब्द को नहीं ग्रहण करेगा, उसके पास में आने वाले को तो आप ले लेंगे ना। यहाँ पर है और उसी को ही होगा, अब वो नहीं होता, अन्य इंद्रियों में इस प्रकार का नहीं है, वो तो उसको दूरी चाहिए, लेकिन यहाँ जितना निकट आ जाएगा वो ले लेगा, ऐसे ही होता है। हाँ तो इतने निकट से बोलने पर भी वो और स्पष्टता से हो जाता है, उसको कुछ नहीं होता, उसमें रहने पर भी वो इंद्रिय ऐसी हो उसको ग्रहण कर लेती है। ऐसा बोल रहे सब लोग सुन रहे हैं, ये ऐसा करने से क्या मतलब रहेगा। तो श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार, देखिए आगे पढ़िए, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः कर्ण विवर्वर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुणगुणिनोश्च समवायात्। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारी, जब श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का साक्षात्कार करना हो, शब्द का प्रत्यक्ष करना हो, तो वहां पर समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा संबंध कारण होता है? समवाय संबंध। क्यों? क्योंकि श्रोत्र है गुणी और शब्द है उसका गुण, और गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। इसलिए श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जब शब्द का प्रत्यक्ष करना हो तो केवल समवाय चाहिए, समवाय संबंध से उसका वो प्रत्यक्ष कर लेता है, और वही अपने आए हुए शब्द का वो प्रत्यक्ष करेगा, बीच वाले शब्द का नहीं करेगा, या वहां के शब्द का नहीं करेगा जहाँ उत्पन्न हो चुका है। जो गंगा जी के शब्द को सुनते हैं ना, उस शब्द का प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है श्रोत्र इंद्रिय। यहाँ जो शब्द धारा उत्पन्न होगी, जो आपको बताया विचित्रांगन न्याय से, तो वो शब्द आपके कान पर जो आया ना, उसी शब्द का प्रत्यक्ष श्रोत्र इंद्रिय कर पाता है। इससे पीछे वाला जो शब्द है उसको नहीं प्रत्यक्ष करता है, वहां तक के शब्दों को, किसी भी शब्द को प्रत्यक्ष नहीं करता है। तो करते करते जो शब्द यहाँ आ गए उसी शब्द को प्रत्यक्ष करेगा, अन्य शब्दों का प्रत्यक्ष उसके द्वारा नहीं होता है। तो ये कह रहे कर्ण विवर्वर्ती आकाश से श्रोत्रत्व। श्रोत्रत्व क्या चीज है? श्रोत्र किसको कहते हैं? तो कर्ण का जो छेद है, इसके अंदर जो छिद्र है, और उस छिद्र के अंतर्गत जो आकाश है, छिद्र में जो आकाश, उस स्थान में जो आकाश, आकाश तो सर्वत्र, लेकिन यहाँ का जो आकाश है, तो उतने आकाश को श्रोत्र कहते हैं। यहाँ ये जो आकाश है इस स्थान विशेष में, उस आकाश को क्या कहते हैं? श्रोत्र कहते हैं।
वो श्रोत्र है। तो वही श्रोत्र है, मतलब आकाशी श्रोत्र है। आकाशी क्या है? श्रोत्र है। उस स्थान में रहने वाले आकाश को ही श्रोत्र कहते हैं। तो आकाशस्य श्रोत्रत्वात् और शब्द से आकाश गुणत्वात्। और शब्द क्या है? आकाश का गुण है। तो देखिए श्रोत्र हो गया आकाश। श्रोत्र क्या चीज है? आकाश। और शब्द उसका क्या है? उस आकाश का गुण। तो श्रोत्र हो गया आकाश रूपी गुणी और शब्द हो गया उसका गुण। तो इस प्रकार से गुण गुणी भाव है इसमें। और गुण गुणी भाव होने के कारण से गुण गुणी नोष्ट समवाय। गुण और गुणियों का कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। तो गुण गुणी का समवाय संबंध होने के कारण से श्रोत्र के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष उत्पन्न करना हो तो कौन सा संबंध कारण बनेगा? समवाय संबंध कारण बनेगा। ये जो संधि है ना वहां पर, यह भी बता सकते हैं, तो कल बताइए। श्रोत्रत्वात् शब्दस्य, ऐसे क्या है ना, श्रोत्रत्वात् शब्दस्य। जहाँ जो चकार से चकार ऐसे हो, षष्ठुर जैसे क्या हो गया? और पीछे तकार को चकार, स्तुष्टनाष्टु सूत्र से उसको तकार हो गया। तकार को चकार हो गया स्तुष्टनाष्टु सूत्र से। फिर चकार को क्या हो गया है? झलाम जोशंती सूत्र से जकार हो गया है। फिर उस जकार को किस सूत्र से? अच्छा, हाँ, मुक्त हो गया, छोड़ दिया। अभी क्या हो गया? खरीच सूत्र है, ठीक है। तो जकार को फिर चकार हो जाएगा खरीच सूत्र के द्वारा, ऐसे। तो श्रोत्रत्वात्, कर्ण के विवर में छिद्र में जो आकाश है, उस आकाश में श्रोत्रत्व होने के कारण से, अर्थात वो आकाशी श्रोत्र होने के कारण से, और शब्द जो है वो आकाश का गुण होने के कारण से, और गुण गुणी का समवाय संबंध होता है इस कारण से। मतलब पहले श्रोत्र क्या है? आकाश है, और शब्द आकाश का गुण है, ये बताया। श्रोत्र है आकाश और शब्द है उस आकाश का गुण। तो शब्द गुण और आकाश नाम श्रोत्र हो गया गुणी। गुणी है श्रोत्र और शब्द है उसका गुण। गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। ये समवाय संबंध होने के कारण से जब श्रोत्र के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष करना हो तो समवाय संबंध कारण होता है। अभी उस शब्द में जो शब्दत्व जाती रहती है उसका प्रत्यक्ष करना हो आपको, है ना। श्रोत्र के द्वारा किसका प्रत्यक्ष होगा? शब्द में रहने वाले शब्दत्व जाति का। कत्व, खत्व, गत्व, भत्व, रत्व, ये जो धर्म रहे जातियां रहती है उसमें क आदिक में, उसका प्रत्यक्ष करना है। तो उसका जब प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा संबंध कारण बनेगा? तो उसको कह रहे शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्षः। श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। शब्दत्व साक्षात्कारी, शब्दत्व का प्रत्यक्ष करना है। देखिए ये श्रोत्र है। अब यहाँ पर ये आकाश ही है, श्रोत्र ही आकाश है, इसलिए यहाँ पर ये कोई बीच में आश्लेषण नहीं आता है, वो एक ही हो गया वो। फिर इस आकाश में गुण रहता है, शब्द गुण रहता है। श्रोत्र रूपी आकाश में कौन सा गुण रहेगा? शब्द। और उस शब्द में शब्दत्व जाती रहती है, शब्द में शब्दत्व जाती रहती है। तो श्रोत्र का शब्द के साथ समवाय संबंध है, और उस शब्द में शब्दत्व जाति किस संबंध से रहेगी? समवाय संबंध से रहेगी, है ना। दो समवाय हो गए अभी। लेकिन जब आप एक समवाय के आगे दूसरा कोई संबंध जोड़ेंगे, या संयोग के आगे जब दूसरा कोई जोड़ते हैं, तो संयोग के स्थान पर संयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। संयोग के आगे आपको समवाय को जोड़ना है और किसी को जोड़ना है तो संयुक्त ऐसा प्रयोग करेंगे। संयुक्त समवाय, केवल अकेला रहेगा ना तब संयुक्त नहीं कहेंगे आप। चक्षु का घट के साथ संयुक्त संबंध, ये नहीं कहना। चक्षु का घट के साथ संयुक्त संबंध ऐसा नहीं। चक्षु का घट के साथ कौन सा संबंध है? संयुक्त संबंध है। हाँ, जब आपको घट के रूप के साथ कौन सा संबंध है, तो अभी आपको और एक जोड़ना है। जब जोड़ना है तो फिर इसको संयुक्त बनाएंगे आप, ऐसा उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार से समवाय के आगे और कुछ जोड़ना होता है तो समवाय के स्थान पर समवेत शब्द का प्रयोग करेंगे। तो श्रोत्र में समवाय संबंध से रहता है शब्द। श्रोत्र में समवाय संबंध से रहता है शब्द। तो समवाय संबंध से रहने वाला शब्द है, उसको कहेंगे समवेत। तो श्रोत्र में समवेत हो गया शब्द, समवाय संबंध से रहने वाला शब्द, और उसमें समवाय संबंध है शब्दत्व का। इस प्रकार से श्रोत्र के द्वारा जब शब्दत्व जाति का प्रत्यक्ष करना हो
तो समवेत समवाय संबंध कारण होता है। अभी हमें एक लास्ट संबंध रह गया है, उसका विचार करेंगे। अभाव का जब प्रत्यक्ष करना हो, हमें घट के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, स्पर्श के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, रस के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, वो जिस जिस इंद्रिय में जिस जिस पदार्थ के अभाव का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य है, तो वहां जब प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा संबंध कारण होगा, उसका विचार करना है। लेकिन अभी कल जो है ना, ये सब आप पूरी तरह से समझ लेंगे। यहाँ से आगे जितने पदार्थ हमारे पास में है और जो पदार्थ जिस जिस पदार्थ का जो जो इंद्रिया प्रत्यक्ष कर सकती है, तो वो किस संबंध से उसका प्रत्यक्ष करेगी। चक्षुरिंद्रिया जैसे है, वो किसका प्रत्यक्ष कर सकती है और किस संबंध से कर सकती है। तो इंद्रिय किसका प्रत्यक्ष कर सकती है और किस संबंध से कर सकती है। तो इसमें जितने जो है ना, जो आपके पास 5 इंद्रिया है, तो उसमें ये सब संबंध घटाइए कि संयोग संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है, संयुक्त समवाय संबंध से किसका होता है, संयुक्त संवेद समवाय संबंध से किसका होता है। ये अन्य 4-5 इंद्रिय के लिए आप ये तीनों लिखेंगे। जैसे आपके पास में घ्राण इंद्रिय है, तो घ्राण और उसके आगे संयोग लिखेंगे आप, संयोग, और उससे प्रत्यक्ष कुछ नहीं। घ्राण इंद्रिय से संयोग संबंध से किसी का प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर घ्राण इंद्रिय नीचे लिखेंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे कोई संबंध, मतलब संयुक्त समवाय संबंध। अब घ्राण इंद्रिय से संयुक्त समवाय संबंध से किसका प्रत्यक्ष होगा, उसको आप आगे लिखेंगे। किसका प्रत्यक्ष होगा संयुक्त समवाय संबंध से? गंध का, सुगंध दुर्गंध का, वो आप लिखेंगे उसके आगे। फिर घ्राण इंद्रिय तो घ्राण इंद्रिय ही है, और उसके आगे संबंध आएगा संयुक्त संवेद समवाय संबंध। इस संबंध के द्वारा घ्राण इंद्रिय से किसका प्रत्यक्ष होता है? गंधत्व का प्रत्यक्ष होता है। तो ये सब इंद्रियों का आप लिख करके लाएंगे कल, समझ गए क्या है? हाँ, तो ये जो है, हाँ सम्मिलित है तो, लेकिन अलग कहना पड़ता है तब ये समझ में आ जाता है। तो ये और एक श्रोत्र हो गया। तो इनमें ये जो 4 संबंध है, 4 नहीं कुल 5 संबंध हो गए हमारे। इन 5 संबंधों का एक एक उदाहरण लिख करके लाएंगे कल आप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।